तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ धीरज दुबे जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। धीरज जी, बहुत स्वागत आपका। आकाश यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आकाश जी, बहुत स्वागत। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी के। आलोक जी, बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील विपुल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर राहुल यादव जी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी के। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका। सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले सभी से एक एक कमेंट चाहूंगा। जो वोट प्रतिशत अभी हमने देखा वो चौंकाने वाला है। अगर महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से देखें तो आलोक जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वोट प्रतिशत महज 32% 1 बजे तक। हालांकि झारखंड में ठीक है, लगभग 47-48% वोट। देखिए, महाराष्ट्र में अभिषेक जी बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक विदर्भ का इलाका है, बारामती का है, मुंबई का है। तो जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर लोग जरा देर तक निकलते हैं, बहुत निकलते भी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक विदर्भ और बारामती में अच्छी खासी वोट की जाएगी। उस मुकाबले में अभी पॉइंट कुछ है, तो मुझे तो लगता है 14% से 60 से ऊपर न चला जाए, 65 से ऊपर न चला जाए कि एंटी इनकम्बेंसी और प्रबल ढंग से वहां पर मुंह बाय खड़ी है। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार का जाना लगभग तय है, क्योंकि भ्रष्टाचार तरीके का हुआ। एक नौकर के घर से 35-40 करोड़ रुपया मिला। एक एमपी इनके, अब शायद नहीं रहे एमपी, 350 करोड़ रुपया एक ही जगह से मिला उनके यहाँ। तो मतलब महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, नॉर्मली अभिषेक जी हायर परसेंटेज वोटिंग के बाद लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, और जहां वोटिंग कम होती है वहां लोग समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं। ये जरूरी नहीं कि लागू हो जाए, पर ऐसी मान्यता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आलोक जी, आते हैं फिर से जल्दी एक एक कमेंट सभी से लेते हैं। आकाश जी, अगर देखें महाराष्ट्र में तो वोटर्स उत्साहित बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर जैसा आलोक जी भी कह रहे थे कि अमूमन यही कहा जाता है कि सरकार से अगर संतुष्ट हैं तो वोटर्स ज्यादा निकलते नहीं हैं, क्या वो स्थिति है महाराष्ट्र में? और अगर सरकार से असंतुष्टि है तो वोटर्स ज्यादा निकलते हैं, क्या वो स्थिति झारखंड में है? देखिए अभिषेक जी, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कल कैश फॉर वोट के जरिए एक नई भाजपा का चेहरा सामने आया है, उससे महाराष्ट्र का जनता का संवैधानिक अधिकारों का कैसा हनन भाजपा कर रही है। और जो भी इन्होंने लाडली योजना और जो भी प्रशासन का दुरुपयोग भलमल यूज करके कैसा चुनाव को जीतने का बूथ मैनेजमेंट का खेल भाजपा कर रही थी, उससे महाराष्ट्र की जनता के अंदर कहीं ना कहीं संभ्रमता है, एक नाराजगी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यहाँ पे भाजपा के खिलाफ, महाराष्ट्र के महाभ्रष्ट सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता मैंडेट देनी है। दूसरी बात, जिस तरीके से एक भाजपा एक गलत नैरेटिव और जिस तरीके से धांधली करने में माहिर है, आज अपने उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी का मैं बयान सुन रहा था, इस तरीके से हर बूथ पे वोटरों को रोका जा रहा है प्रशासन द्वारा, और इलेक्शन कमीशन को किस तरह न्यूट्रलाइज कर दिया है भाजपा ने, पूरा देश देख रहा है। ये इनका मैनेजमेंट का खेल है आखिरी दिन का, और इसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र आहत हो रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आज होने जा रहा है, और वो महापर्व में भाजपा कहीं ना कहीं
लोकतंत्र को दाग लगा रही है और देश की जनता इनको माफ नहीं करने वाली। ठीक है धीरज दुबे जी, झारखंड में तो वोटर्स लग रहा है कि उत्साहित हैं, क्योंकि 1 बजे तक लगभग 48% वोट पड़ चुके हैं और जो कहा जाता है कि सरकार से अगर नाराजगी है तो वोट प्रतिशत बढ़ता है। अगर ये स्थिति है फिर तो आपके लिए मुश्किलें हैं। देखिए, झारखंड में हर बार का वोट प्रतिशत निकालिएगा तो आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। झारखंड और महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य दोनों अलग अलग है। हमारे यहाँ 80% ग्रामीण आबादी है, तो हमारे यहाँ वोटर निकलते हैं। शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर देखा जाता है कि वोट नहीं निकलता है। यहाँ भी अगर आप राजधानी रांची के आंकड़ा निकालेंगे तो सिर्फ 52% ही वोटिंग हुई है और अन्य जगह भी धनबाद में 21% ही वोटिंग हुई थी सुबह 9 बजे तक, जबकि अन्य जगहों पर 32-33% वोटिंग हो चुकी है। तो ये ट्रेंड है। ओवरऑल 47 है और रांची में अगर 52 है तो ये तो बेहतर ही है ना। शहरी इलाका है तो क्या हुआ, ओवरऑल 47 और 52। मैं महाराष्ट्र का अगर पूरा इलाका देखा जाए तो आपको 50-50 है। 50% शहरी आबादी है तो 50% ग्रामीण आबादी है। हाँ। तो इस स्थिति में कम वोटर वहां निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी जहाँ शहरी क्षेत्र है वहां पे वोटिंग कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा है। और एक आपको सर बता दूं कि यहाँ 5% महिलाओं का वोटिंग जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और यहाँ मैया सम्मान योजना काम कर रही है। आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन साथी हम लोग मजबूत हैं। जितना ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग होगी, गठबंधन लौट कर वापस पुनः सरकार बनाएगी। मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, हमें अपने मुद्दों पे, अपने योजनाओं पे भरोसा है। हमने जो यहाँ की कक्षा 8वीं से लेकर आजीवन, जब तक एक महिला जीवित रहती है तब तक के लिए सरकार ने योजना बना के रखी हुई है। इसके साथ साथ फ्री में बिजली बिल माफ कर दिया गया 3600 करोड़ का। 200 यूनिट तक का बिजली फ्री कर दिया गया। केसीसी लोन 2 लाख तक का माफ कर दिया गया। तो अन्यत्र योजनाएं हैं जो 15 साल में भाजपा की सरकार एक भी अपना योजना नहीं गिना पा रही है। सिर्फ बकवास और फालतू बात के भरोसे इस चुनाव में टिकी हुई है। घुसपैठी का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, चीन पाकिस्तान का मुद्दा, इसको झारखंड की जनता नकार रही है। ये लोग तो चुनाव उसी दिन हार गए जब वो 15 साल के अपने कार्यकाल का एक योजना जनता के बीच नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि ध्रुवीकरण के सहारे पुनः झारखंड में वापस आना चाहते हैं। जनता उसी दिन इनको चुनाव हरा चुकी है। ठीक है, अब आपके पास आ रहे हैं राहुल यादव जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 9 सीटें और 9 मतलब महाराष्ट्र और झारखंड पे नजरें कम, यूपी की 9 सीटों पे नजरें ज्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर सीट से बवाल की खबरें आ रही हैं। हाँ जी, उत्तर प्रदेश की दरअसल जो इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने भी लिख करके चुनाव आयोग को दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो गड़बड़ी करने का प्रयास किया है वो दरअसल वीडियो के माध्यम से जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, इन्होंने ये बताया, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और अब जरा सोचें कि अगर हम संवैधानिक संस्थाओं पर भी भरोसा न करें, अगर संवैधानिक संस्थाओं से भी हमारी आशा टूट जाए, चुनाव आयोग इस पर कदम न उठाए, तो हम कहाँ जाएं? तो विपक्षी दलों, ये सही है कि हम सिर्फ जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कोई भी ऐसी संस्था या प्रशासन का सहयोग नहीं है उसमें। और आप खुद इसकी कल्पना करें, और ये दर्शक भी देख रहे होंगे, कल्पना करें कि अगर किसी की आईडी चेक करनी, आप एक आईडी नहीं 2 आईडी चेक करें, 3 चेक करें, लेकिन पीठासीन अधिकारी जो मतदान अधिकारी है वो चेक करें। मैं ये नहीं समझ पाता कि बूथ पर आखिर वोटर आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस को या किसी दल के अधिकारी या कर्मचारी को नहीं है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये देखिए वीडियो अभी एक्स पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको पोस्ट किया है। तो इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और दंडात्मक कार्रवाई करे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो जनतंत्र है उसका जनाजा भारतीय जनता पार्टी न निकाले। अभी पैसों की बंदरबांट, अभी कल वो महाराष्ट्र की न्यूज आई, आज ये चुनाव में गड़बड़ियां, तो ये बहुत ही बुरे हालात में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे पास जनता के अलावा, और जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज कम क्यों हुए? आखिर ऐसे हालात क्यों बने? इस पर एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर नहीं बयानबाजी की कि वोटर्स घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ कम्युनल इश्यूज को रेस किया, वोटर्स के बीच में ये नहीं गए। तो ये जो वोटर परसेंटेज घटा है, ये भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपुल जी अब आपके पास आ रहे हैं, और जो मतदान का प्रतिशत रहा है खास करके महाराष्ट्र के संदर्भ में थोड़ा सा अगर आप समझा पाएं, क्या वजह लग रही है कि वोटर्स बिल्कुल घर से नहीं निकल रहा है? मोटे तौर पर क्या हुआ है महाराष्ट्र में कि लगभग
सारी पार्टियों से इतने विरोध होकर के निकले हैं ये टिकट बंटवारे के बाद कि इसका बड़ा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। आज शिवसेना में आप उद्धव ठाकरे का गुट देख लीजिए, शिंदे का गुट देख लीजिए। शिंदे का गुट का व्यक्ति शिवसेना में ठाकरे की बात कर रहा है, ठाकरे के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। सुप्रिया सुले के लोग जो है इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, अजीत जी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी का तो खैर स्टेबल है, जो चीज़ें हैं उसमें भी उनके भी टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है, तो उससे उनके भी विरोध में जो लोग हैं, आप कल वाली घटना देख लीजिए जो नोट बांटने वाला है, लोग कहा जा रहा है संजय राउत को हालांकि बहुत सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी संजय राउत का ये वक्तव्य आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही विनोद तावड़े को ये स्टिंग इस ऑपरेशन में पकड़वाया है, ठीक है ना, नोट बांटने वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आम जनता इस बार बहुत कंफ्यूज है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोई न ठीक से शिवसेना तय कर पा रहा है कि शिवसेना कौन सी शिवसेना है और कौन सी एनसीपी है। इन दोनों दलों को लेकर के बहुत आवाजाही है, इधर का व्यक्ति उधर कब चला जा रहा है, सुप्रिया सुले को छोड़ करके अजीत के पास, और कब अजीत पवार का सुप्रिया के पास आ जा रहा है, फिर इधर शिंदे के यहाँ से उद्धव ठाकरे के यहाँ। तो इस नाते भी और मोटे तौर पर महाराष्ट्र का ये चुनाव बहुत उलझन में लड़ा जा रहा है। किसी भी पार्टी को कहीं मुझे लगता है कि किसी भी गठबंधन को भी ठीक से बहुमत मिलता मेरे हिसाब से नजर नहीं आ रहा है। इसी कारण से कि जनता बहुत उदासीन है इस नाटक से पूरी तरीके से। कल बिटपिन से लेकर के और नोट बांटने तक का देख लीजिए आप, यहाँ से कूद करके वहां जाने का देख लीजिए, इस दल से उठ करके उस दल में जाने का। तो इन सब चीजों से आम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा है कि वो वोटिंग से बच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर वो बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हालांकि उनको जाना चाहिए, मतदान करना चाहिए, बल्कि नोटा का ऑप्शन है अपने पास, हाँ, जाकर के उस नोटा से भी एक संदेश देना चाहिए उन लोगों को, मतदाताओं को, महाराष्ट्र के मतदाताओं से। बल्कि मैं इस आपके राष्ट्रीय चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी कोई देख सुन रहा होगा तो, कि जाइए, अगर आपको कतई कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोटा का बटन दबाइए। लेकिन और दूसरी बात जो तथाकथित तौर पर ट्रेंड के आधार पर जो हम कह रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस लीड गठबंधन को कहीं सरकार बनती हुई उनकी दिख रही है। ये होगा यही कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये शिवसेना या वो शिवसेना जहां से भी घूम फिर करके आएगी और सरकार बनती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। मैं कुछ आंकड़ों के आधार पे ये कह रहा हूं। पीछे भी आप देखिए कि जिस तरह का 19 का चुनाव था, 19 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और आज भी आप दावे के साथ किसी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह सकते हैं, चूंकि चुनाव में ही जा रही है सबसे ज्यादा पार्टी, सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के वो आएगी। और ये तय नहीं हो पा रहा, ये कुछ भी तय नहीं है कि कौन किसके साथ जाएगा। इन दो दलों तो जनता क्षेत्रीय दल कंफ्यूज्ड है। जी जी, और क्षेत्रीय दलों ने ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है। क्षेत्रीय दलों का दो धड़ा जो है। तरफ झारखंड को देखें तो वहां तो वोटिंग परसेंटेज ठीक लग रहा है। झारखंड का वोटिंग परसेंट बढ़ना, मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि, जैसे मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इस बात को तथ्य के तौर पर मैं कह रहा हूं, मोटे तौर पर ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और परसेंटेज बढ़ता है तो अगर विपक्ष के आने की संभावना रहती है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कह रहा हूं, हेमंत सोरेन अकेले बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पर आरोप लगता है, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता है, जाता है, कोई एजेंसी कुछ उसके लिए कुछ लेकर के नहीं आ पाती है, दोबारा जेल से छूट के आता है, दोबारा तो कुछ सहानुभूति है, मुख्यमंत्री बनता है। और आदिवासी वर्ग का आप जानते हो कि ग्रामीण जनता है, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए आज वो हीरो बनकर के चुनाव में उतरा हुआ है। तमाम भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं, तमाम जगहों पर विफल रही है झारखंड सरकार 5 सालों में, बहुत तरह का घोटाला हुआ है, ठीक है। बावजूद इसके ऐन चुनाव के मौके पर आकर के हेमंत सोरेन के साथ जेल वाली घटना घटती है और उसके बाद हेमंत सोरेन ये समझा ले जाने में सफल हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ ये जानबूझ करके किया जा रहा है। तो हेमंत बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नहीं कह सकता, मतलब ट्रेंड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आ जाए वहां, लेकिन हेमंत अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और साथ के लोग बिल्कुल हासिल पर हैं उस चुनाव में, कतई कहीं नहीं दिखाई। सौरभ दुबे, आप विपुल जी की बात से सहमत है कि महाराष्ट्र में वाकई में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से जनता ने सोचा बेहतर है घर बैठ ले? और वहीं दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन तरीके से लड़ रहे हैं और यहाँ इंडिया अलायंस नहीं, सिर्फ जेएमएम दिखा है। देखिए, जो चुनाव का महापर्व है,
इसमें जनता सुबह से निकल करके वोट कर रही है और अभी जब तक शाम तक पूरी वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये कहना, मतलब ये कह सकते हैं हम कि हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ स्लो दिख रहा है। झारखंड में चूंकि हम कई वर्षों से देखते हैं जब भी चुनाव वहाँ होते हैं तो वहाँ पर वोट परसेंटेज हमें बढ़कर कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। मैम, अभी जो 9 सीटों पे उपचुनाव चल रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद रहेगी? क्योंकि सुबह से कई जगह पे समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि गड़बड़ियों को लेकर। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और इस तरह की बातें बता रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है। भूपेश चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है किसने? बीजेपी अध्यक्ष ने। मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग हार गए हैं लोकसभा चुनाव और कहीं ना कहीं भयभीत है, इसलिए पूरा प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रशासन की ही तरफदारी करेंगे। लेकिन ये जनता जो वोट डालने के लिए जा रही है लगातार लाइन में लग रही है और जिस तरह प्रशासन और जो पुलिस वालों की जो लाठियां बेचारे खा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से जान जाए कि आने वाले समय में जा रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर लें अब वो रुकने वाले नहीं हैं। ब्रजेश पाठक भी पीसी करने जा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है कि अच्छी बात है, पीसी करें, अपनी बात को रखें, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का सवाल है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन साथ दे रहा है। मैम, समाजवादी पार्टी इसको कैसे परस्यू करेगी, क्योंकि कई जगह से वीडियोस वायरल हो रहे लगातार? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन द्वारा जब हमने भेजा ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है, हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि इनका सैलरीज रुकनी चाहिए, इनके जो प्रोविडेंट फंड्स हैं ये भी रुकने चाहिए, और इस तरह पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे जिससे कि अंतिम छोर तक इस कार्रवाई को हम पहुंचा सके। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का परिणाम रहने वाला, और क्या बटोगे तो कटोगे नारे को कोई जगह मिलेगी इस पूरे चुनाव में? मैं नहीं समझती हूँ कि इस नारे को कोई जगह मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है इस डर से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव ना हार जाए, कहाँ जहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के साख का सवाल आज उठ खड़ा हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि इस बार हमारा पीडीए मतदाता तैयार है और वोट दबा दबा के ये लोग भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे डिम्पल यादव को। अब रुख करते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी अब बोलिए। देखिए, चुनाव आयोग को निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए उन बातों को जो ठीक एक दिन वोटिंग के पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की घटना देखी, महाराष्ट्र की घटना में भाई देखिए अभी तो जांच का विषय है, लेकिन उसको जिस प्रकार से कुछ अगर वहां पर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो वोटिंग है इसको जो जनता जनार्दन है, जो जनता वोट करने जाती है, वो एक महापर्व के तौर पर इसको मनाती है, जो हम वोट परसेंटेज की बात बार बार करते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले जो कल अखिलेश यादव जी का जो बयान आया था, देखिए उस पर भी आचार संहिता क्या लगती है वो भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। वहां पे बुर्के की बात की गई, क्योंकि जब वोटिंग के एक दिन पहले आप बुर्के को ले आते हैं, इस तरह के विषय को लेकर के आते हैं, तो ये निश्चित रूप से आचार संहिता के उल्लंघन के अंदर जो है आता है नहीं आता है, ये चुनाव आयोग को तय करना चाहिए। अगर आता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात देखिए झारखंड की, झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की बात हो रही है, देखिए ऐसा क्यों होता है कि जहां पर या तो इंडिया अलायंस कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या उनके गठबंधन के साथियों की सरकार हो, वहां भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। भाई झारखंड के अंदर 300 करोड़ एक मंत्री के यहाँ से निकला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला। सांसद क्या जी? सांसद
सांसद के यहाँ से, उसके बाद एक मंत्री के पीए के यहाँ से 35 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो ये लगातार जो घटनाक्रम एक भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता इसको संज्ञान में लेती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में भी जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो उनके गृह मंत्री के ऊपर भी 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ था। 100 करोड़ की वसूली के लिए उन्होंने आदेश दिया था, बाकायदे उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई थी, उनको जेल जाना पड़ा था और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अभी वो जांच का विषय है, अभी वो जमानत पे बाहर है, बाद में जो भी आएगा निर्णय वो आगे देखा जाएगा। कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि जो भ्रष्टाचार है वो झारखंड में और महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जब शिंदे जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उद्धव ठाकरे जी ने कई परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी। खासतौर से बांद्रा से जो दहेसर जो पूरा हाईवे कनेक्ट होता है उसमें मेट्रो का जो काम था, मेट्रो स्टेशन के पूरे काम को रोक दिया गया था। हाईवे पे जो लगातार काम हो रहे थे उसको रोक दिया गया था। तो कम से कम आप मान के चलिए कि मैं समझ रहा हूँ 35 से 40 लाख की जनता उस हाईवे से ट्रेवल करती है रोजाना, जो बांद्रा अपने ऑफिस आती है और बांद्रा से घर दहेसर या मीरा रोड अंदर जाती है। तो वो भी जनता, वहां की पढ़ी लिखी जनता है, विवेकशील जनता है, वो इस आधार पर जरूर वोट करेगी कि कौन सी सरकार हमें सुविधा से वंचित रख रही है और कौन सी सरकार चुनाव से एक दिन पहले सवाल यही है राहुल यादव जी कि चुनाव से एक दिन पहले क्या जरूरत पड़ती है आपको बुर्का लाने की? मतलब हिंदू मुस्लिम के बिना चुनाव ही ना हो। नहीं, ऐसा है कि इसको मैं थोड़ा सा जो है पूर्व के परिदृश्य में बात करिए। रामपुर का इलेक्शन था, उपचुनाव था, और जिस तरह से उसमें प्रशासन ने अपनी मनमानी की और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कैसे करते हैं इसमें वो माहिर है, इसमें इसका कोई मुकाबला है नहीं। तो प्रशासन आपने देखा होगा, ईडी, सीबीआई, लोकल प्रशासन, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया गया अपने विपक्षियों के विरुद्ध। तो बुर्का दरअसल ये एक सिंबल है। बुर्का का मतलब ये है कि बुर्के में जो महिलाएं हैं सम्मानित तरीके से बड़ी मुश्किल के बाद, सिर्फ बुर्का ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, घूंघट में जो महिलाएं जाती हैं, हिंदू महिलाएं जो घूंघट में जाती हैं, उनकी भी जांच होती है। नहीं ठीक है, राजस्थान में घूंघट प्रथा है, वहां घूंघट में महिलाएं जाती हैं, उनकी जांच होती है। ऐसा है, जांच करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जांच करने के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त है, उसकी अपने कर्तव्य और दायित्व तो क्या है, इस पर निर्भर करेगा। जांच करने के लिए जो वहां पर अधिकृत है, जो प्राधिकृत है, वही उसकी जांच करे। सवाल यह है कि जो प्रशासन का डर माहौल और वो जांच करके लोगों को वोट से वंचित करना, ये ठीक नहीं है। रामपुर के इलेक्शन में वीडियो चला, अभी वीडियो शुरू हो गया है, इस इलेक्शन में भी आप देखिए। तो मुझे लगता है कि अभी माननीय डिंपल जी ने बताया कि किस तरह से सामूहिक के इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हुई, उसको निलंबित किया गया और उसके पीएफ और उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो ब्लॉक क्यों न किए जाएं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप वोट का अधिकार एक दिन में नहीं मिला, हजारों वर्ष लगे। आम जनता, गरीब, दलित, पिछड़े, इनको वोट का अधिकार मिला, आप उनसे वंचित कर रहे हो, जनतंत्र का जनाजा निकाल रहे हो। तो लोकतंत्र पर इससे बड़ा धब्बा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है आलोक जी, आप लोग बाहर आना चाहिए। लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की स्थापना कर रही है। ये कहना चाहते हैं आप? लोहिया के समाजवाद पे किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है? मैंने भी लोहिया का समाजवाद पढ़ा है, कॉलेज में ही पढ़ लिया था। लोहिया के समाजवाद के पृष्ठ पे लिखा है कि बाप के बाद को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को आगे चलाओ, और जब सत्ता में काबिज हो परिवार और रिश्तेदारों को 35 लोगों को विभिन्न पद पर काबिज करा के समाजवाद का झंडा बुलंद करो। ये कथनी और कथनी का अंतर है। ये जातिगत पार्टियां हैं। ये और बिहार में माई समझ के बेहतरनी पार्ट किया, अब फिर समाज पीडीए बनाने की कवायद कर रहे हैं। पिछले बार इन्होंने कहा किया उत्तर प्रदेश जनता को नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन, नरेंद्र मोदी एसटी के रजिस्ट्रेशन खा जाएंगे। हरियाणा में भी यही बिगुल बजा रहे कर दिया वहां के इसको झूठ साबित, और लोग समझ में आ गई ये जितनी बातें कर रही, जितनी बातें इन्होंने फैलाई थी उसका पुलिंदा था। देख लीजिएगा महाराष्ट्र दूसरी बार ये सरकार काफी जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहां सरकार बनाने जा रही। अभी मेरे पूर्व के सहयोगी दुबे जी ने बात की जिक्र किया तो मैं कर चुका हूँ। 350 करोड़ यहाँ से, 35 करोड़ यहाँ से और 7 करोड़ एक मुस्लिम एमएलए के यहाँ मैं सुन रहा हूँ। ये सब किस चीज का तक है, कहाँ से पैसे आए? ठीक है धीरज दुबे जी, ठीक है आलोक जी, आपने फिर से धीरज दुबे जी,
जब किसी सांसद के यहाँ से 350 करोड़ निकलता है, किसी कोई पीए के यहाँ से अगर 35 करोड़ निकलता है, उस पे आप चुप रह जाते हैं। अभिषेक जी, पीए के नौकर के यहाँ से। हाँ, पीए के नौकर के यहाँ से। और उसके बाद जब अभी महाराष्ट्र वाली स्थिति क्लियर नहीं है, तो महाराष्ट्र वाली स्थिति से आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 350 करोड़ निकलता है, उस पे एक शब्द आप नहीं बोलते हैं। पूरा शब्द बयां करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। 350 करोड़ जिनके घर से निकला था धीरज प्रसाद साहब, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने साफ साफ बोला, सुनिए ना सर, बोल लिया आपने, 9 लाख की बात 10 बार एक ही झूठ को बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा। उन्होंने बोला कि 1-1 रुपए का मैं हिसाब दूंगा, और उसके बाद से ईडी का कोई कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने हिसाब दे भी दिया है। दूसरा, जिस पीए के नौकर के यहाँ से आप बात कर रहे हैं, वो सरकारी अधिकारी है, और सरकारी अधिकारी आपके 15 साल के शासनकाल में 2-2 मंत्री के यहाँ भी वो सचिव रह चुके हैं। तो 25 करोड़ 35 करोड़ जो निकला है वो उनके समय वाला है कि अभी वाला है, इसको आप कैसे तय कीजिएगा? ये अभी जांच में चल रहा है सर। और एक दिन के लिए बनाइए ना हमको ईडी का डायरेक्टर, आपके यहाँ कितना पैसा है और मध्य प्रदेश में कितना पैसा किस नेता के यहाँ, गुजरात में किसके यहाँ कितना पैसा है, निकाल कर ढेर लगा देंगे ना कि पूरे देश का बैंक का जो मशीन है ना कम पड़ जाएगा, आपको दूसरे जगह से मंगाना पड़ेगा। तो सरकार आपकी थी, निकालना चाहिए था ना, 5 साल आप सत्ता में थे, आपको तो विपक्ष का करप्शन उजागर करना चाहिए था, उनका भ्रष्टाचार। आप सरकार में, आप सत्ता में थे। झारखंड में हुआ है, झारखंड में टॉफी घोटाला उजागर हुआ, कंबल घोटाला उजागर हुआ, मनरेगा घोटाला में ही 2 यहाँ अधिकारी जेल में गए हैं, जिनको ये हमारे समय में कार्रवाई करके और बोलते हैं कि हमारे सरकार में हुआ है। अरे तो अधिकारी, आप तो नेता पे आरोप लगाते हैं ना, कौन सा बड़ा नेता है जिसपे आपने कार्रवाई कर ली झारखंड में? किस बड़े नेता पर कार्रवाई कर ली? मधु कोड़ा जैसा नेता आपके स्टेट एजेंसियां हैं, क्या कार्रवाई कर ली आपने? शामिल करा लेते हैं। इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। शारदा घोटाला के आरोपी को आरोप लगाते हैं, फिर खुद में शामिल करा लेते हैं। एनसीपी के अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं, फिर अपने में शामिल करा लेते हैं। यानी कि वॉशिंग मशीन में चल जाइए, फिर आप बेदाग हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आकाश जी बोलना चाह रहे हैं, आकाश जी बोलिए। ठीक है धीरज जी, आकाश जी। देखिए अभिषेक जी, मेरे मित्र सौरभ दुबे जी ने महाराष्ट्र के कुछ विषय उठाए, मैं उनको जवाब दे दूं। महाराष्ट्र के अंदर जब महाविकास आघाड़ी थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो उस वक्त किस तरीके से केंद्रीय यंत्रणा, ईडी, सीबीआई से, पीएमएलए से, पूरे शिवसेना के विधायक, पूरे एनसीपी के अजीत पवार के साथ गए विधायक, सब पे ईडी ने कार्रवाई की थी। जो उनको सरेंडर हो गया उसको तो छोड़ दिया गया, अजीत पवार को मंत्री बना गया, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। जो अनिल देशमुख की ये बात कर रहे हैं, अनिल देशमुख उनको सरेंडर नहीं हुए, तो झूठे आरोप में उनको जेल में डाला, संजय राउत को जेल में डाला। आज ये हालत है कि अनिल देशमुख के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है कल, यहां तक की दुश्मनी भाजपा कर रही है। जिस तरीके से भाजपा जो चुनाव को और यंत्रणाओं को दुरुपयोग करके जो ये कर रही है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और इसके लिए महाराष्ट्र की जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है, और न झारखंड की जनता माफ करने वाली है। महाराष्ट्र की जनता फुले शाह अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज सर, लोकतंत्र की तो आज हत्या करहल में भी हुई है। करहल पे कोई एक शब्द बोलने को आप लोग तैयार नहीं है। अभिषेक जी बिल्कुल जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कंफ्यूजन है अलग अलग पार्टियों की वजह से। हाँ। ये कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया? ये कंफ्यूजन भाजपा ने क्रिएट किया, पार्टी तोड़ी गई, वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई। तो इससे महाराष्ट्र की जनता आहत है, और इसका करारा जवाब महाराष्ट्र की जनता भाजपा को देने वाली है। करारा जवाब होता तो सर 80, 85, 90% वोटिंग होती, यहाँ तो 30% वोटिंग है। सुनिए, लेट मी फिनिश। जो 21% की बात आप कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर रही है भाजपा अपने प्रशासन और यंत्रणा के द्वारा। ये 8 बजे तक महाराष्ट्र की जनता सर मतलब रोष में है, तो वो चीज झारखंड में नहीं कर सकती है। वो स्लो डाउन करने से क्या ही फायदा है? चलिए ठीक है, बहरहाल। लेकिन बात करहल की अगर आती है तो करहल पे सब चुप हो जाते हैं। ये भी तो सवाल है ना कि एक दलित बेटी की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती है। विपुल जी, करहल पे सब मौन हो जाते हैं। फैलाया जा रहा है, ठीक, पूरी तरह से झूठ फैलाया जाता है। एक सेकंड धीरज, अफवाह फैलाकर और चुनाव में आना चाहते हैं। क्या पैसे का ठगने वाले लोग ढेर लगाइए पहले। कांग्रेस धीरज जी एक चीज है, उस बच्ची की अभी भी विपुल जी, धीरज जी फेक है या क्या है? उस बच्ची की 22 साल की लड़की थी,
उसकी माँ की बाइट है। आप कहें तो मैं प्ले करके सुना कुछ भी- देता हूँ। उसकी माँ कुछ की भी बाइट बुलवा दिया जाएगा चुनाव में अल्प फायदा चलिए, लेने के ठीक है, लिए अब तो कोई आपका ये बयान लॉजिक लाते है। हैं। ठीक है सर। मामले की जांच होने दीजिए, सारा चीज सामने आ जाएगा। विपुल जी। एक वोट के लिए मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए, आप समझदार आदमी हैं कि ये षड्यंत्र है कि सच्चाई है, आप खुद समझ सकते हैं। दूसरी घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में राज्यों में हो रही हैं, तो वो भी तो षड्यंत्र हो सकता है। इसको इस एंगल से क्यों देख रहे हैं आप? लगातार देखिए, निश्चित तौर पर जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और देखिए क्या है कि जो जहां जिस स्थिति में मजबूत स्थिति में रहता है ना, सामंतवादी तरीके से ऐसी घटनाएं होती रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी है डिंपल जी, अभी बात कर रही थी। क्या बात करेंगे, ये लोग लाठी डंडा लेकर के दलितों को मारते रहे हैं जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आता हूं, मेरा घर जहां है वहां से 8-10 गांव लगातार हैं जो यादव बाहुल्य गांव हैं, जिसमें आबादी, हालांकि मुझे एक जाति का नाम लेकर के नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फैक्ट को रखने के लिए बात ये कर रहा हूं, जिसमें आबादी 1500 यादवों की है और 500 दलितों की है। वो वोट नहीं कर पाते हैं। अभी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें नहीं वोट कर पाते हैं, गांव से भागे रहते हैं। उनको लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग जाकर के समझाते रहते हैं, संघ के लोग समझाते हैं कि नहीं आप वोट करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि आप कितनी देर खड़े रहेंगे, और निश्चित तौर पे ये चुनाव के दिनों में 4 दिन ये सुरक्षा देंगे उनको, फिर रहना तो उनको उसी गांव में है, वोट नहीं कर पाते। तो ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती है। सामंतवाद किसी का बपौती नहीं है। सामंतवादी व्यक्ति तब बन जाता है जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है, उसके पास संपन्नता आ जाती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगातार इस तरह की घटनाएं की है। इससे अविश्वास की स्थिति नहीं है। हुआ होगा, की मां की बाइट है, सच्चाई की पड़ताल की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी घटना हो सकती है और होती रही है। ये नहीं कह सकते कि आप ये प्रोपेगेंडा है और राहुल यादव जी, अगर अभी देखिए बीजेपी के प्रदेश स्टेटमेंट दे रही है तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा है, आप ऐसी दुर्घटना का अपमान कर रहे हैं। इस बात को समझिए। एक तो करहल की घटना को पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि करहल की घटना जो भी हुई है, ये बिना जांच पड़ताल के, बिना उसकी लीगल प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि उसके पीछे कारण क्या है। मैं भी निश्चित तौर पर यही कह रहा हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। उसके पुलिस निष्पक्ष जांच करे। अभी तो हम ये कहते हैं। दूसरा, राजनीतिक विश्लेषक जिस तरह से यादव के गांव की चर्चा कर रहे थे, राहुल जी अब देखिए इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं, ये एक सेकंड और ये राजनीतिक विश्लेषक हैं कि इस बीजेपी के एजेंट मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस एक सेकंड मुझे बस ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में विनोद तावड़े यही घटना किसी और के साथ हुई होती। आप दलितों के कितने वोट देने में मदद करते हैं? राहुल जी देखिए, विनोद तावड़े पर जो है अभी आरोप लगे हैं ना, परिभाषा हमें बता रहे हैं आप। नहीं सामंती क्या परिभाषा है? बस यूपी को उदाहरण दो। बहुत से ऐसे गांव है। योगेश वर्मा क्या थे? योगेश वर्मा को थप्पड़ से मारा गया, विधायक थे। सामंतवाद की सिंपल सी जो परिभाषा इन्होंने बताई, पावर मिला तो हम जो चाहें वो करेंगे। अजीब हाल है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बिल्कुल उजागर है, सबको पता है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए, अरे क्या बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां वोट देने से रोक रहे हैं। विपुल जी और राहुल जी, राहुल जी और विपुल जी, आप सभी हमारे साथ बने रहे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।